गाइस, राजस्थान के उदयपुर में एक बहुत ही सुंदर और रोमांटिक सा दिखने वाला सज्जनगढ़ फोर्ट है। ये फोर्ट यानी ये जो किला है, ये दिन के वक्त तो बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है, लेकिन रात की हवा जब इन किले के पत्थरों से टकराती है तो पूरा का पूरा शहर छाए में डूब जाता है। लेकिन डरावनी चीज ये है कि उसी अंधेरे में कुछ ऐसा जिंदा होता है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। हमारी आज की कहानी भी इसी फोर्ट या किले से जुड़ी हुई है और आज की कहानी है कबीर की। कबीर को पेंटिंग्स और स्केचिंग करने का बहुत ही शौक था। स्पेशली अगर बोला जाए तो पुरानी बिल्डिंग्स की वो पेंटिंग करता था। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में हेरिटेज स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। अब जैसा मैंने बताया कि उसे पेंटिंग बनाना तो पसंद था, लेकिन पेशे से वो एक आर्किटेक्ट था और इसे बहुत सारे असाइनमेंट मिलते थे ऐसे ही जगहों पर जाकर उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के। एंड इस बार हमारी कहानी के कबीर को असाइनमेंट मिला था उदयपुर के सज्जनगढ़ फोर्ट को स्टडी करने का। कबीर ने इस फोर्ट के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा था। इस महल के डिजाइन, इस महल की नक्काशियां जिस तरीके से हैं वो इसे बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसीलिए इस असाइनमेंट को करने के लिए कबीर हाँ कह देता है। इस प्रोजेक्ट को लेने के बाद कबीर दिल्ली से उदयपुर की तरफ निकल लेता है और कुछ समय के बाद वो जैसे ही उदयपुर पहुंचता है उसके सामने था वो सज्जनगढ़ का किला। अब वैसे तो इस कहानी की शुरुआत में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वो कबीर ने सुना तो था, लेकिन उसे लगा था कि ये सब जो बातें होती हैं ये बस कही कहाई बातें होती हैं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध होता नहीं है। इसीलिए वो खुले दिल से यहाँ पर स्टडी करने के लिए आया था। लेकिन जिस वक्त वो अपनी कार से उतर कर अंदर जाने ही वाला होता है, वो ड्राइवर जो कबीर को लेकर आया था वो पूछता है कि सर, आप यहाँ से जल्दी आ जाओगे ना, या आप इसमें रहने जा रहे हो? कबीर बोलता है, मुझे पता है यहाँ पर रात में रुकना अलाउड नहीं है, मैं तो बस कुछ स्केच बनाने आया हूँ और इस महल में जो डिजाइन है उनकी स्टडी करने आया हूँ। ड्राइवर बोलता है कि सर, शाम के 5 बजे मत रुकिएगा, यहाँ पे कोई आता है। कबीर बोलता है, अरे कोई आएगा तो बात कर लेंगे, गार्ड वगैरह आएगा। लेकिन वो ड्राइवर बोलता है, सर मैं गार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो आता है उसे आप देखना नहीं चाहोगे। कबीर उसकी तरफ बस देखता है और मन में सोचता है कि ये लोग कितने ब्रेन वॉश्ड हैं, कितना ज्यादा अंधविश्वासी चीजों पर बिलीव करते हैं और मुझे भी उसी में फंसा रहे हैं। वो ड्राइवर से बोलता है, ठीक है भैया, मैं ध्यान रखूंगा, आप टेंशन मत लो। कबीर अपने बैग में सारा ही सामान लेकर आया था। एक छोटी सी टॉर्च थी, एक स्केचबुक थी और पानी की बोतल थी। इन तीनों ही चीजों को लेकर वो दिन में तो इस महल में खूब घूमता है, बहुत सारे चित्र भी बनाता है। लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है वो एक कोना ढूंढता है, एक कोना जहाँ पर वहाँ का गार्ड उसे ढूंढ ना पाए। और वो ऐसी जगह पर क्यों छुप रहा था वो तो आप जानते ही हो, वो इसलिए ताकि गार्ड उसे बाहर ना निकाल पाए शाम को। एंड वो ये रात इसी महल में गुजारे ताकि वो इसे स्टडी कर पाए। लेकिन गाइस, आगे जो कहानी में होने वाला है वो कबीर ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। और कबीर उस महल में रुक भी पाता है या फिर गार्ड उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है, वो जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, हमारी कहानी का कबीर उस महल के कोने में जाकर बैठ जाता है, एक कोना जहां पर कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। गार्ड आता है, गार्ड के कदमों की आवाज भी उसे आती है, लेकिन गार्ड उस तक नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद गार्ड चला जाता है। शाम होने लगती है और जैसे जैसे शाम हो रही थी हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ रही थी। उस ठंडक के सामने अगर कोई और होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन हमारी कहानी का कबीर घबरा नहीं रहा था। वो तो बस उस मौके का वेट कर रहा था कि गार्ड चला जाए और मैं उस छोटी सी जगह से बाहर निकलूं और एक्सप्लोर करूं और देखूं कि ये जो कहानियां यहाँ के लोकल्स बताते हैं उसमें सच्चाई कितनी है। वो वहाँ से निकलता है, बैल्कनी में जाकर देखता है कि गार्ड वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा है। कबीर अब चैन की सांस लेता है और इस चीज को सोचकर वो रिलैक्स हो रहा होता है कि पूरे महल को अब वो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है और इस महल में उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन कोई है या नहीं वो तो आगे आप जानोगे। वो अपना टॉर्च निकालता है और महल का जो कॉरिडोर था उसमें चलने लगता है। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि उसे अपने कदमों की आवाज तो आ रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके कदमों की आवाज आना एकदम बंद हो गई। मतलब वो चल तो रहा है लेकिन पैरों की कोई आवाजें नहीं आ रही। कबीर को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वो हवा में उड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो चल ही रहा था। लेकिन वो इन चीजों को भ्रम सोच के इग्नोर करता है और आगे आने वाले रूम्स को देखने लगता है। वो चीजों को तलाशने लगता है कि कहीं उसे कोई पुरानी चीज मिल जाए, कहीं उसे कोई पुरानी डायरी मिल जाए जिसमें कोई पुरानी कहानी लिखी हो, एक कहानी जो यहाँ पर रहने वाले किसी बंदे ने लिखी हो। क्योंकि अक्सर वो जब भी किसी हेरिटेज साइट पर जाता था उसे कोई ना कोई ऐसी डायरी या ऐसा सुराग मिलता था जिसमें उस महल की एक अनकही कहानी छुपी होती थी। वो ये सब सर्च कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके पैरों के कदमों की आवाज वापस से आने लगती है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि इस बार जो उसे कदमों की आवाज आ रही है वो सिंगल नहीं है, अब उसे डबल आवाज आ रही है। मतलब वो एक पैर रख रहा है लेकिन 2 पैरों की आवाज आ रही है, दूसरा पैर रख रहा है फिर 2 पैरों की आवाज आ रही है, टोटल 4 पैरों की आवाज आ रही है जब वो चल रहा है, मानो उसके जस्ट पीछे पीछे कोई चल रहा हो। तभी उसे एक बहुत पुराना बंद सा रूम दिखता है
एक रूम जो ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से नहीं खोला गया हो। उसके दरवाजे पर जाले लगे हुए थे और बहुत सारी धूल भी थी। स्ट्रेंज चीज ये है कि उस पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ था, इसीलिए कबीर सोचता है कि मैं अंदर जाके देखता हूँ। वो दरवाजे को खोलता है और एकदम पुरानी सी आवाज आती है, लेकिन उस दरवाजे के खुलने के बाद जो आवाज आई वो काफी ज्यादा डरावनी थी। पहला आवाज तो दरवाजे की ही थी, इसलिए कबीर इस चीज को इग्नोर करता है। वो रूम के अंदर जाता है और चीजों को टटोलने लगता है। कहीं पर उसे चांदी का ग्लास दिखता है, कहीं चांदी की चम्मच दिखती है, बड़े बड़े फोटोज दिख रहे हैं जिसमें राजा और रानी की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। कबीर को बड़ा अच्छा लगता है कि वाह यार, पुराने जमाने में भी लोग इतनी अच्छी स्केचिंग करते थे। वो इन सारे ही पॉइंट्स को अपने बुक में नोट डाउन कर ही रहा था, तभी उसे नीचे एक डायरी पड़ी हुई मिलती है। एक डायरी जो कि बहुत ही पुरानी प्रतीत हो रही थी। कबीर उस डायरी को उठाकर टेबल पर रखता है और जब वो पहला पेज देखता है तो वो देखता है कि वो डायरी किसी तरीके से जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बच गई है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि उस डायरी के ऊपर खून से लिखा हुआ था डोंट रीड, यानी इसे मत पढ़ो। अब वैसे कोई समझदार इंसान होता तो उस डायरी को नहीं पढ़ता, लेकिन अब इंसान की क्यूरियोसिटी तो जानते ही हो। इंसान को जो चीज मना की जाती है वो चीज इंसान जरूर करता है, और हमारा कबीर तो बिल्कुल कम नहीं था। वो उस डायरी के पन्ने को पलट देता है और जैसे वो उस पन्ने को पलटता है उसे एक कहानी दिखती है। एक कहानी जिसमें इस महल का पुराना इतिहास लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि इस महल को महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। महाराणा सज्जन सिंह को मानसून के बादल को देखना बहुत पसंद था, इसलिए इस किले को इतनी ऊंचाई पर बनवाया गया जहाँ से बादलों के सीन्स दिख सकें। लेकिन ऐसा माना जाता है कि समय के साथ सज्जन सिंह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। आसपास के सारे ही गाँव पर वो कब्जा करते जा रहा था, वो और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। और इसका पीछे का सच काफी ज्यादा डरावना था। दरअसल इस महल में वो एक तांत्रिक का सहारा लेता था। सज्जन सिंह ने तो दुनिया को बताया था कि इस महल को उसने इसलिए बनवाया है ताकि वो मानसून के बादलों को देख पाए, लेकिन असलियत ये थी कि तांत्रिक ने बोला था अगर तुम्हें जिंदगी में बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनना है तो इतनी ऊंची इमारत बनाओ जहां से तुम लोगों को धक्का दे पाओ ताकि उनका सेक्रीफाइस हो एक शैतान से, और जब वो मरे तो उनकी एनर्जी तुम्हें मिलती जाए और तुम्हारी तरक्की होती जाए। उसके बाद वो जिन भी गाँव में जाता था, जितने भी सैनिकों को वो कैप्चर करता था, अपना बंदी बनाता था, उन सारे ही सैनिकों को लाकर वो उस तांत्रिक को दे देता था और तांत्रिक काला जादू करके उन सबको एक एक करके धक्का देता जाता था और माना जाता है कि शैतान उन्हें खा जाता था। ये प्रोसेस काफी डरावना था। जब भी कोई सैनिक नीचे गिरता था तो वो चिल्लाते हुए गिरता था, और जब उसका सर फूट जाता था तो उस सर से निकले हुए खून को एक प्याले में रख के पीना पड़ता था। ऐसा माना जाता था कि उस खून में शैतान का आशीर्वाद है और वो खून एक शैतान का प्रसाद है। ये चीजें सज्जन सिंह फॉलो करता था, लेकिन इसी चक्कर में उसने बहुत सारे गलत काम भी किए। उसने कई बार छोटे बच्चों को भी तांत्रिक को दिया, गांव की औरतों को भी तांत्रिक को दिया, और धीरे धीरे जब लोग समझने लगे कि ये राजा इतना बड़ा तो बन रहा है लेकिन अपनी ही प्रजा को खुद को ताकतवर बनाने के लिए यूज कर रहा है, तो एक रात उसके सोते वक्त पूरे गाँव वालों ने राजा को और उसके तांत्रिक को मार दिया। गाइस, तब से माना जाता है कि राजा और तांत्रिक मर तो गए थे, लेकिन क्योंकि उनका सौदा शैतान से था तो मरने के बाद भी आज भी वो इस महल में भटकते हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद कबीर काफी क्यूरियस हो गया। उसे लगा कि ये कहानी अगर सच है तो मुझे अभी तक कुछ फील क्यों नहीं हुआ। और तभी कबीर एकदम रिलैक्स होकर मुस्कुराते हुए बैल्कनी में जाके नीचे देखता है, और नीचे देखते ही उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि उसके सामने एक चौकीदार खड़ा हुआ था। एक चौकीदार जिसका दिमागी हिस्सा नहीं था, सिर्फ उसके आंखों तक उसका चेहरा था और वो आंखें उसको नीचे से ही घूर रही थी। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। कबीर ने उस गार्ड को बोला कि भैया आप तो चले गए थे ना, लेकिन वो गार्ड कुछ नहीं कह रहा था। कबीर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा इंसान है जिसका भेजा वाला पार्टी नहीं है। उसे लगता है कि शायद ये उसका इल्यूजन है, उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम है, इसलिए वो आंखें बंद करके कस के फिर वापस से नीचे देखता है और देखता है कि वहां कोई नहीं खड़ा है। कबीर को ये कंफर्म हो जाता है कि ये उसका भ्रम ही था। जब तक वो ये सोच रहा होता है तभी तक वो दरवाजा जिसको खोलकर वो रूम के अंदर गया था वो कस के बंद होता है। कबीर पीछे मुड़कर देखता है और उस दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा था और उस दरवाजे से नीचे से खून रिस रिस कर बहने लगा। कबीर को लगा कि फिर ये भ्रम है। उसके बाद उसने अपनी उंगली से जब उस खून को टच किया और अपनी आंखों के सामने देखा तो उसने देखा कि ये असली खून है, लेकिन इस रूम के अंदर तो कोई था नहीं, तो ये खून किसका है। तब दूर से एक गार्ड की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। उसने बोला कि भैया वहां से भागो, वो आपको खा जाएगा। ये सुनते ही कबीर बहुत पैनिक हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है। वो बस भागने लगा, वो नीचे आने लगा। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये थी कि जब भी वो सीढ़ियों से नीचे उतरता वापस से वो उसी फ्लोर पे पहुंच जाता। वो फिर से नीचे उतरता और वापस से उसी फ्लोर पे पहुंच जाता। कबीर को समझ में नहीं आ रहा था कि सीढ़ियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं, जबकि फ्लोर तो बस 2 ही हैं। कबीर को समझ में आ गया था कि शायद वो एक जाल में फंस चुका है, एक मायावी जाल जिसमें शायद वो तांत्रिक उसका शिकार कर रहा है। किसी तरीके से वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और भाग के वापस से कॉरिडोर में आ जाता है, लेकिन इस बार वो नीचे के कॉरिडोर में था और तभी उस महल के स्विमिंग पूल में उसे एक इंसान तैरता हुआ दिखता है। जैसे वो उस इंसान से पूछता है कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो इंसान पीछे मुड़ के कबीर को देखता है और उस इंसान को देखते ही कबीर की रूह कांप गई, क्योंकि उस इंसान की आंखें ही नहीं थी, उसकी आंखों में एकदम गड्ढा था
और सबसे डरावनी बात, उस स्विमिंग पूल में जो तैर रहा था वो बस एक मुंडी थी, उसका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं था। ये चीजें कनेक्शन बनाने लगी। कबीर को समझ में आने लगा कि ये मुंडी, वो गार्ड जिसका माथा नहीं था, ये सारी चीजें कोई वहम नहीं है, बल्कि ये चीजें मुझे चेतावनी दे रही हैं कि और ज्यादा अगर तुम रुके तो शायद ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसलिए कबीर भाग के उस महल के गेट से बाहर निकलता है और तब तक भागते रहता है जब तक एक मार्केट ना आ जाए। उस मार्केट में आके कबीर एक चाय वाले के पास रुकता है और उस चाय वाले को अपनी इंसिडेंट बताता है। इस चीज को सुनने के बाद चाय वाला बहुत डर जाता है और वो बोलता है कि भैया, आपने जो भी देखा है वो कोई भी आपका वहम नहीं था, वो सब कुछ सच था, और अगर आप थोड़ी सी और देर किए होते तो आप यहाँ चाय नहीं पी रहे होते। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि चाय वाला जिस तरीके से हंस रहा था और जिस तरीके से बातें कर रहा था वो उसी तरीके से था जिस तरीके से गार्ड बात कर रहा था, वो गार्ड जिसका माथा नहीं था। कबीर ये सारी चीजें देख के बहुत डर जाता है। कबीर सोचता है कि मैं यहाँ पे चाय भी नहीं पीऊंगा, मैं यहाँ पे इनफैक्ट रुकूंगा ही नहीं। वो अपना मोबाइल निकालता है, अपने सीनियर से बात करता है और बोलता है कि प्लीज अभी के अभी मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे दिल्ली जाना है। उसकी सीनियर बोलती है क्या हुआ, तुम्हें बोला था ना स्टडी रिपोर्ट चाहिए मुझे। कबीर बोलता है मैम आप इस बार मुझे बुला लो, वरना इसके बाद मैं किसी भी रिपोर्ट की स्टडी करने के लिए बचूंगा ही नहीं। इसके बाद गाइस उसके ऑफिस के लोग आते हैं, उसको लेते हैं, वो दिल्ली चला जाता है। वो ये सारी चीजें जब ऑफिस वालों को बताता है तो सब लोग हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो कहानी तुमने बताई है ये किसी फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं है और इसे हम बच्चों की बुक में जरूर छाप सकते हैं, लेकिन हम अपने रिपोर्ट्स में इसे नहीं डाल सकते हैं। अब आई नो कि आप में से भी बहुत लोग इस कहानी पर बिलीव नहीं कर रहे होंगे, लेकिन गाइस मानो या ना मानो, कुछ चीजें होती हैं जिसे जब आप खुद महसूस करोगे तभी समझ पाओगे। ये कहानी यहीं तक थी एंड आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग एंड डरावनी लगी होगी। लेकिन इस कहानी का अंत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, कबीर ने जो भी चीजें देखी वो बस एक वहम था या फिर सच में ऐसा हो सकता है? हाँ या ना में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टाइटल है जिसे आप चाहते हो कि हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करें तो उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल वक्त आ चुका है इस स्टोरी का एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, कहीं वो कटी हुई मुंडी आपको तो नहीं घूर रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।